राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, अध्यक्ष प्रबंधन समिति आदर्श विद्या मंदिर डॉक्टर राजीव सक्सेना जी, सचिव प्रबंधन समिति आदर्श विद्या मंदिर डॉक्टर संजीव भार्गव जी, संरक्षक प्रबंधन समिति आदर्श विद्या मंदिर श्री केदार वैद्य जी, समाज सेवी देवव्रत गुप्ता जी भुसावर वाले, मेरे सामने बैठे हमारे क्षेत्रीय प्रचारक सम्मानीय निम्माराम जी भाई साहब, प्रांत प्रचारक माननीय बाबूलाल जी भाई साहब, हमारे वरिष्ठ प्रचारक जुगल जी भाई साहब, मूलचंद जी भाई साहब, हमारे शिवलहरी जी भाई साहब, माननीय हमारे सभी गेंदालाल जी भाई साहब, हमारे विधायक गोपाल जी, बालमुकुंदाचार्य जी, परनामी जी, अजयपाल जी, रवि नैयर जी, और मैं देख रहा हूं कि इसमें वो सभी विराजमान हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में इस राष्ट्र को मजबूत करने वाले हैं, जन को विचार से जोड़ने वाले इस सभागार में बैठे मेरे सभी भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं कि मेरे को एक ऐसे कार्यक्रम में आमंत्रित किया है जो इससे मेरा नाता बहुत पहले से रहा है, चाहे वो विभिन्न कई प्रकार की बैठकों के माध्यम से रहा हो, चाहे मेरे सुपुत्रों की शिक्षा इस आदर्श विद्या मंदिर से हुई उसके कारण रहा हो, और मैं समझता हूं कि ये विद्यालय पूरे प्रदेश भर में इसकी जो पहचान है वो अलग ही है। अलग इसलिए है कि उस समय की परिस्थिति 47 के बाद देश के अंदर जो परिस्थितियां बनी और उन परिस्थितियों में जो हमारे भाई पाकिस्तान से आए थे, उनको जीवन का उस अंधकार में प्रकाश नहीं दिख रहा था, और उस समय उस क्षेत्र में आकर के वो रहे और उनको ये विद्या मंदिर एक संबल बना उनके बच्चों को, इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, उस समय की परिस्थिति कैसी रही होंगी? उन्होंने सब कुछ वहां छोड़ा था, सिर्फ बदन से वो अपने यहां आए थे। इसका किया है और इसकी भव्यता मैं देख रहा हूं, बहुत ही अच्छा इसको बनाया है, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। ये अब कभी कभी मैंने ये भी देखा है, क्योंकि इस रूट से मेरा आना जाना बहुत रहता था, और मैं बस से जब मैं इसमें आता था तो कई लोग कहते थे कि वहां बस का स्टॉपेज था, या राजा पार्क में लोग जो उतरते थे, नारायण सिंह सर्किल से वापस नहीं आना पड़े, सिंधी कैंप से बस नहीं आना पड़े, तो एक उनका वो था कि कहां रोकना है, कि राजा पार्क आदर्श विद्या मंदिर पर रोकना है। तो जब हम आते थे कई बार देखते थे, कई हमारे ऐसे साथी थे
कई ऐसे लोग थे वो कहते हैं कि साहब मेरी इस आदर्श विद्या मंदिर से ही पढ़ाई प्रारंभ हुई है। तो उस समय आप देखें तो उस समय के जो प्रमुख जयपुर के लोग भी थे, और वो लोग थे जो जिनको आर्थिक कोई परेशानी नहीं थी, उनके बच्चे भी इसी आदर्श विद्या मंदिर में शिक्षा ग्रहण करते थे, क्योंकि उस समय ये सबसे अच्छे विद्यालयों में इसका नाम आता था। ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मित्रों, आज ये यहाँ उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर के पुनर्निर्मित बहुउद्देशीय सभागार का लोकार्पण में हम एकत्रित हुए हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ और ये उन हजारों सपनों की नींव पर खड़ा हुआ है जो इस विद्यालय के शिक्षक, अभिभावक और दानदाताओं ने मिलकर के किया है। देखिए, विद्यालय में कहाँ हमने कैसा करना है, ये हमारे मन की जिज्ञासा होती है। और मुझे इस बात की खुशी हुई, एक दिन मैंने पूछा था, एक परंपरा बहुत ही अच्छी इस विद्यालय की है कि जो इस विद्यालय से जो छात्र निकल करके जाते हैं, ये उनको भी बाद में बुलाते हैं और उनका सम्मान और करते हैं। मैंने पूछा था, क्योंकि मेरा बेटा है, उसने एमबीबीएस किया है, और जब वो एमबीबीएस करके आया था तो उसका इस विद्यालय में कार्यक्रम था। ऐसे सभी लोगों को बुलाया उसमें जो उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो उनका सम्मान मेरे को बताया कि आज आदर्श विद्या मंदिर में मेरे को बुलाया है, वहाँ हमारे साथी जितने भी हैं वो सभी को बुलाया, उनका सम्मान है। तो एक बहुत अच्छा काम है कि जो हमारे विद्यालय से निकल करके जाते हैं उनके सम्मान का कार्यक्रम भी हम यहाँ करते हैं। एक मैं जरूर कहना चाहूँगा कि हमारे ऐसे विद्यालयों का, हम जो इन विद्यालयों से शिक्षा ग्रहण करके हमारे बच्चे जाएं या हम हों, अभी बता रहे थे माननीय हमारे संचालक जी की, वो भी इस विद्यालय में पढ़े हैं, प्रणामी जी ऐसा भी पढ़े हैं इस विद्यालय में। तो इस विद्यालय में आप देखिए, और मैं तो ये सोचता हूं कि इस विद्यालय में पढ़ा हुआ जो व्यक्ति है वो हर किसी ना किसी ऊंचे ओहदे पर आज भी अपने आप को गौरवान्वित कर रहा होगा, इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। ये हमारा विद्यालय ऐसा है जो बच्चों के अंदर संस्कार के बीज बोने का काम करता है। और हम सदैव एक बात जरूर हम कहते हैं, चाहे वो हमारी आने वाली पीढ़ी को, चाहे इस विद्यालय से निकलने वाले विद्यार्थियों को, कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि बच्चे का स्वरूप देना, बच्चे को आकार देना, उसके विचारों में अच्छाई लाना, यह हमारे विद्यालय पर निर्भर होता है। हमारे उन अध्यापकों पर निर्भर होता है जो विद्यार्थी के जीवन में विद्यादान देकर के उनके संस्कारों को मजबूत करने का काम करते हैं। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, कोई भी देश बड़ी बड़ी इमारतें से बड़ा नहीं बनता है। कोई भी देश अगर बड़ा बनता है तो उसके जन के जो संस्कार हैं, विचार हैं, उनके अंदर देश के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो उनका भाव होता है और जिस भाव से वो काम करते हैं, उससे देश बड़ा बनता है।
मैं निश्चित रूप से विद्या भारती को, क्योंकि देश भर में जिस तरह से हमारे शिक्षा के केंद्र चल रहे हैं, जिन संस्कारों को हम हमारे विद्यार्थियों के अंदर विद्यमान कर रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने तो कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने वो समय देखा है आजादी के बाद का, और आपने अभी 10 साल का समय, 11 साल का समय भी आपने देखा है। मैं इस बात को निश्चित रूप से कह सकता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा था, वो समय धीरे धीरे भारत का आ रहा है और आप महसूस भी कर रहे हैं। अगर सही शब्दों में मैं कहूं तो उस नरेंद्र ने कहा था, और ये नरेंद्र उसको आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्योंकि मित्रों, हमारे संघ को भी 100 साल हुए हैं, 100 साल पूरे हुए हैं। 100 साल का आप परिवर्तन देखेंगे तो निश्चित रूप से हमारे उन तपस्वी ऋषि मुनियों जैसा उनका काम, उन्होंने अपने जीवन को राष्ट्र के प्रति समर्पित करने वाले उन सभी हमारे ऐसे विचार के, संस्कृति के वाहक, जिन्होंने इस मां भारती के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, निश्चित रूप से 100 साल बाद उसका इतना बड़ा अंतर जो आया है, आज आपको देश नहीं पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। यह 100 साल की तपस्या है, उस ऋषियों मुनियों की तरह, जैसे हमारे सभी प्रचारकों ने, हमारे वरिष्ठ जनों ने जिस तरह से तपस्या की है। हम सबको समझना होगा, हमारे शिक्षा केंद्रों के बारे में भी समझना होगा, हमारे उन विचारों को हमें देश दुनिया में फैलाना होगा, हमारे उस काम को हमें बढ़ाना होगा। हमें कुछ चीजों में व्यक्तित्व को अलग रखना होगा, जिससे कि लोग आने वाले समय में जो हमारा स्थान भारतवर्ष का था, हमारी मां भारती का था, उस स्थान को दुनिया में हम पुनः स्थापित करने का काम करें। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे जो ये शिक्षा के केंद्र हैं, इन शिक्षा के केंद्रों के माध्यम से हम इनको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। एक बात जरूर मैं अवश्य कहता हूं कि कुछ काम ऐसे होते हैं सरकार नहीं कर सकती, लेकिन समाज के लिए वो बड़ा नहीं होता है। समाज के बंधुओं का जो सहयोग होता है, वो कितना भी बड़ा काम हो उस काम को कर सकता है। इसलिए हमें समाज के बीच में से ही हमारे ऐसे केंद्रों को स्थापित भी हम करें, और हमारे सांस्कृतिक वैचारिक जो हमारा काम है, जिससे कि हमारी संस्कृति आगे बढ़े, उस काम को भी हमें करना चाहिए। ये वो सीखते हैं जो जीवन में सच्चाई क्या है, कर्तव्य क्या है, दूसरों के प्रति करुणा का अर्थ क्या है। इन संस्थाओं से निस्वार्थ सेवा, सहयोग, करुणा की भावना इनमें विस्तार होती है, और यही आवश्यक है। क्योंकि हमारी संवेदना अगर समाज के प्रति नहीं होंगी, उस गरीब के प्रति नहीं होंगी, उस असहाय के प्रति नहीं होगी, तो हम वसुधैव कुटुंब के भाव को लेकर के नहीं चल पाएंगे। हमारी संवेदनाएं समाज के प्रति बहुत आवश्यक हैं, और इसीलिए हम शांति, सद्भाव और मानवता का संदेश यहाँ से निकलकर पूरे समाज में फैलाते हैं। पीढ़ियों को आध्यात्मिक और भारतीय ज्ञान की उस धरोहर से परिचित कराते हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों से सजोई है। जिस देश के बच्चे अपनी विरासत को जानते हों,
उस देश को कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विकास और विरासत दोनों साथ साथ चलने चाहिए, इसलिए हमें उसका भी ध्यान रखना है। मैं हमेशा कहता हूं, किसी भी देश का सबसे बड़ा धन उसकी युवा पीढ़ी है, और ये हमारे केंद्र उस युवा पीढ़ी को दिशा देने वाले होते हैं। मित्रों, क्योंकि अगर हमारा युवा सही दिशा में काम करेगा तो उसकी शक्ति और सामर्थ्य काम आता है, और वो आगे चल करके समाज के काम आता है। युवा केवल आंकड़ा नहीं होते, वे उस शक्ति का नाम है जो किसी राष्ट्र की दशा और दिशा बदल सकते हैं। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हमारे ये शिक्षा के केंद्र पूरी तरह से उस काम में लगे हुए हैं। भारत के पास आज दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, और ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन ये ताकत तब काम आएगी जब युवा शिक्षित हो, संस्कारी हो, और उसके भीतर देश के प्रति एक जिम्मेदारी की भावना हो। और यही काम ये विद्यालय कर रहा है, इन बच्चों को संवारने का, तराशने का और उन्हें पढ़ाने का। एक कुशल जो एक हमारा प्रजापत होता है, कुमार होता है, वो एक आकार देता है घड़े को, विभिन्न मूर्तियों को जो आकार देता है, ये आकार करने का काम हमारे शिक्षा के केंद्र कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे सभी उन शिक्षक और शिक्षिकाओं को कि जो एक उस काम को वो समर्पित होकर के एक व्यक्तित्व को गढ़ने का काम कर रहे हैं। जब एक शिक्षित युवा समाज में आता है तो वो केवल अपना नहीं, पूरे देश का भविष्य को उज्जवल करता है, रोजगार भी देता है, नवाचार भी करता है, दूसरों की मदद करता है और परोपकार की नींव भी रखता है। इसलिए आज इस मंच से विद्यालय के समस्त शिक्षकों का हृदय से धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि शिक्षक वो दीपक है जो खुद को जलाकर जिंदगियों को रोशनी देते हैं, लेकिन उनके द्वारा गढ़े गए विद्यार्थी जब आगे बढ़ते हैं तो उनके हर कदम में उनके गुरु का आशीर्वाद होता है। साथियों, हमारी समाज शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। हमारी सरकार ये मानती है जब तक प्रदेश का हर बच्चा, चाहे वो शहर हो, गांव हो, शिक्षा की रोशनी से वंचित है, तब तक विकास की कोई भी बात अधूरी है। इसी सोच के साथ हमने प्रदेश में विद्यालयों के लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। उनको मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बताना चाहता कि वो काफ़ी हैं। लगातार हमें इस तरह का कोई विषय आता है, कहीं से भी आता है, निश्चित रूप से हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में हर कार्य को करने के लिए तत्पर है। आगे आने वाले समय में हमने जितना काम 2 साल के अंदर किया है, वो कई हमारे काम इस तरह के हैं जिनको हम स्थापित करना चाहते हैं। हमारा नौजवान हमारे देश की ताकत बने, हमारी प्रदेश की ताकत बने। हमारा नौजवान वो अपना आगे चल कर के देश को और प्रदेश को दिशा दे। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमारा नौजवान नौकरी लेने वाला भी बने तो नौकरी देने वाला भी बने, जिससे समाज में एक अच्छा एक काम भी हो। और हमारा समाज जो अंतिम पायदान पर हमारे व्यक्ति हैं, चाहे हमारे वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हों, चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हों, जिन्होंने हमें एक दिशा दी है कि अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति, उसको जब तक आगे नहीं लाएंगे, जब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। मैं आपसे आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार पूरी तरह से उस अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं, हमारे युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हम युवा नीति भी लेकर के आए हैं, रोजगार नीति भी लेकर के आए हैं। और उस रोजगार और युवा नीति के माध्यम से जो हमने हमारे संकल्प पत्र में युवाओं से जो हमने वायदे किए, हम उन वायदों को भी पूरा कर रहे हैं। आप लगातार देख रहे हैं पिछली सरकार में क्या होता था। हम 2 साल लगातार हमारे पेपर हो रहे हैं, एक भी पेपर हमारा लीक नहीं हुआ। और लगातार आपने देखा 1.25 लाख नियुक्ति पत्र हमने हमारे इस 2.25 साल के अंदर हमने दिए हैं। 1,35,000 हमारे प्रक्रियाधीन हैं और 1.25 लाख का हमने पुनः एक कैलेंडर जारी किया है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे युवाओं के सपनों को निश्चित रूप से हम गति देने का काम करेंगे।
उनके सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। आज आपने एक ऐसे पुण्य कार्य के लिए एक पुण्य स्थान पर मुझे बुलाया। निश्चित रूप से मैं सभी आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद